स्वागत है आपका। गंगा दोपहर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से हम करने जा रहे हैं, जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का सरकार पर प्रहार। प्रियंका गांधी ने कहा है, मुझे फिजूल की धमकियां देकर समय व्यर्थ कर रही है सरकार। सरकार जो कार्रवाई करना चाहती है वो करे, मैं सच्चाई सामने रखती रहूंगी। प्रियंका गांधी ने ट्वीट भी किया है और लिखा है कि जनता के एक सेवक के रूप में मेरा कर्तव्य यूपी की जनता के प्रति है और वो कर्तव्य सच्चाई को उनके सामने रखने का है, किसी सरकारी प्रोपेगेंडा को आगे रखना नहीं है। यूपी सरकार ने अपने अन्य विभागों द्वारा मुझे फिजूल की धमकियां देकर अपना समय व्यर्थ कर रही है। जो भी कार्रवाई करना चाहते हैं बेशक करें, मैं सच्चाई सामने रखती रहूंगी। मैं इंदिरा गांधी की पोती हूं, कुछ विपक्ष के नेताओं की तरह भाजपा की अघोषित प्रवक्ता नहीं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये ट्वीट किया है और सरकार पर हमला बोला है। आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वीरेश, सीधे तौर पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया प्रियंका गांधी ने, सरकार पर हमला बोला है। क्या मायने निकाले जाएं प्रियंका के इस तरह के वक्तव्य के? देखिए, इस ट्वीट के तीन मायने हैं, तीन राजनीतिक मायने हैं। पहला मायना ये है कि प्रियंका गांधी इस ट्वीट के माध्यम से ये बताना चाहती हैं कि वो अपनी दादी इंदिरा गांधी जैसी हैं, वो लड़ाका हैं, वो मुखर हैं और वो सरकार का विरोध करने के लिए सक्षम हैं। यानी इंदिरा गांधी की प्रतिमूर्ति के रूप में जिस तरीके से कांग्रेस के लोग देखते हैं, एक रूप देखते हैं प्रियंका गांधी में, वही रूप वो सामने करने की कोशिश कर रही हैं। दूसरा, वो कह रही हैं कि हम अघोषित प्रवक्ता नहीं है भारतीय जनता पार्टी की या सरकार के। इसके माध्यम से वो इनडायरेक्ट वे में बहुजन समाज पार्टी की जो अध्यक्षा हैं, सुप्रीमो हैं, उन पर वो निशाना साध रही हैं, क्योंकि बार बार कांग्रेस की तरफ से बी टीम कहा जा रहा है कि बसपा और मायावती बी टीम है और उनके जो स्टेटमेंट हैं, जो उनके ट्वीट हैं, उनके जो बयान हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर ही देखे जा रहे हैं। इस पर अगर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि वो अघोषित प्रवक्ता यानी इनडायरेक्ट वे में मायावती पर निशाना साधा। और तीसरा, अगर हम इसके राजनीतिक मायने को समझें तो 2022 में भारतीय जनता पार्टी की योगी की सरकार से लड़ता हुआ सड़कों पर कौन दिख रहा है? अखिलेश यादव दिख रहे हैं, मायावती दिख रही हैं या प्रियंका गांधी दिख रही हैं? ये इसकी कवायद है। आपने देखा होगा कि कल कांग्रेस ने प्रदर्शन किया पेट्रोल डीजल को लेकर प्रदेश में और आज समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरी है। तो ये एक आपस में होड़ है कि आखिर लड़ता हुआ कौन दिखेगा। और यही वजह है कि कभी बस की राजनीति होती है, कभी पेट्रोल डीजल की राजनीति होती है और आपस में ट्वीट की एक बाढ़ आती है। अगर ट्वीट नहीं हुआ तो सड़कों पर लड़ने की कोशिश की जाती है। यानी विपक्ष कौन है यह तय होना चाहिए, नंबर 2 पर कौन है, इसके एक राजनीतिक मायने को समझना होगा। और प्रियंका गांधी उस गैप को भरने की कोशिश कर रही हैं। अगर मायावती पर जो उनका वार है, लगातार आपने देखा होगा कि कांग्रेस की तरफ से मायावती पर वार किया जा रहा है और मायावती की तरफ से कांग्रेस पर ही वार किया जा रहा है। यानी जो वोट हैं, वोट बैंक है दोनों पार्टियों का, वो लगभग एक है। और जो कांग्रेस का परंपरागत वोट था, दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण खुद को प्रियंका गांधी मानती हैं और दलित और मुस्लिम जो वोट खिसक गया है उसको पाने की एक कवायद है, आपस में रस्साकसी है। तो प्रियंका गांधी के इस ट्वीट के 3 से 4 राजनीतिक मायने हैं। केवल सरकार को घेरना मात्र उनका उद्देश्य नहीं है, बल्कि इस ट्वीट के माध्यम से कई एंगल्स को साधने की कोशिश। बिल्कुल वीरेश, और जैसे जैसे चुनाव का जो माहौल है वो पास आता जा रहा है, उस तरह, उस लिहाज से अगर हम देखें तो एक साथ कई मुद्दों को साधने की कोशिश करती हुई दिखाई देती हैं प्रियंका गांधी। बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा के लिए वीरेश। उधर पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल जारी है। इसी कड़ी में आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है, जिसके बाद पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। इस दौरान पुलिस बल और कार्यकर्ताओं ने भारी झड़प भी हुई, वो देखने को मिली। बाद में पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। लगातार बढ़ते डीजल और पेट्रोल के दामों का विरोध करने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। विधानसभा के बाहर उन्होंने प्रदर्शन किया, लेकिन इस दौरान पुलिस से उनकी झड़प भी हुई। तो लखनऊ और बुलंदशहर, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पेट्रोल डीजल का विरोध चल रहा है, कहीं बैलगाड़ी को खींचा जा रहा है, कहीं पोस्टर बैनर हाथ में लेकर कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और उनका साफ तौर पर सरकार से यही कहना है कि महंगाई की ये जो मार आम जनता पर पड़ रही है, सरकार क्यों नहीं इस पर राहत देती।
अब एक बड़ी खबर आत्मनिर्भर यूपी अभियान पर अखिलेश यादव ने वार किया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश ने ट्वीट करके निशाना साधा और लिखा, मनरेगा में जनता को अस्थायी रोजगार का झुंझुना। मनरेगा में जनता को नाम मात्र के अस्थायी रोजगार का झुंझुना देने की जगह यूपी के मुख्यमंत्री ये बताएं कि तथाकथित इन्वेस्टर मीट्स और डिफेंस एक्सपो के बाद हुए कितने करार सच में बैंकों के सहयोग से जमीन पर उतरे हैं और उनसे कितनों को सच्चा रोजगार मिला है। तो समाजवादी पार्टी ने निशाना साधा है। एक तरफ प्रदेश सरकार ने आज रोजगार योजना की शुरुआत की है। अखिलेश यादव ने लिखा है, मनरेगा में जनता को नाम मात्र रोजगार का झुंझुना पकड़ाया गया है। यूपी के मुख्यमंत्री ये बताएं कि तथाकथित इन्वेस्टर मीट्स जो कि प्रदेश में हुई हैं और डिफेंस एक्सपो जिसको प्रदेश में बड़े पैमाने पर ऑर्गेनाइज कराया गया, उसके बाद कितने करार हुए, सच में बैंकों के सहयोग से जमीन पर उतरे हैं, ये सवाल खड़े कर रहे हैं अखिलेश यादव। और उनसे कितनों को सच्चा रोजगार मिला है। एक और बड़ी खबर का रुख करने जा रहे हैं। पंजाब बैंक को चूना लगाने वाली कंपनी पर शिकंजा कस गया है। मोजर बेयर सोलर लिमिटेड के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। नोएडा, दिल्ली के ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। कंपनी के मालिक दीपक और रतुल के ठिकानों पर भी छापा पड़ा है। पंजाब बैंक को 787.25 करोड़ का चूना लगाया गया था। मोजर बेयर सोलर लिमिटेड के ठिकानों पर अब सीबीआई छापेमारी कर रही है। पंजाब बैंक को चूना लगाकर लोन लेने वाली कंपनी जो कि अब सीबीआई के निशाने पर है और उस पर कस गया है शिकंजा। उसके तमाम ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। सीबीआई की टीम रेड डाल रही है। दिल्ली और नोएडा के ठिकाने हैं इस कंपनी के, वहां पर सीबीआई की टीम पहुंची हुई है और वहां पर रेड डाली जा रही है। कंपनी के मालिक दीपक और रतुल, उनसे भी संबंधित ठिकानों पर सीबीआई छापेमारी कर रही है। पंजाब बैंक को 787 करोड़ से ज्यादा का चूना लगाने का आरोप है इस कंपनी पर, जिस पर अब सीबीआई का शिकंजा कस गया है। मोजर बेयर सोलर लिमिटेड, इसके ठिकानों पर अब छापेमारी चल रही है। नोएडा और दिल्ली के ये ठिकाने हैं और साथ ही इनके मालिक रतुल और दीपक, उनके भी ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। संतोष से अपडेट लेते हैं। संतोष, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? सीबीआई रेड डाल रही है तमाम ठिकानों पर, क्या इंफॉर्मेशन अभी तक मिल पाई है इससे संबंधित? देखिए, सीबीआई ने इस पूरे मामले में पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से जो एफआईआर कराई थी, उसी के बाद से जो मोजर एमएसबीएल लिमिटेड के कंपनी है, उनके मालिकानों के ठिकानों पर ये छापेमारी कर रही है। इसके दिल्ली और नोएडा में ठिकाने हैं, वहां पर ये छापेमारी चल रही है। दरअसल इस कंपनी के मालिकान के द्वारा जो रतुल और दीपक है, उनके ठिकानों पर जो दस्तावेज बरामद करने की कोशिश कर रही है सीबीआई, ये दस्तावेज है जिनके जरिए पंजाब नेशनल बैंक के लोगों ने लोन लिया था और उसके बाद करोड़ों का चूना लगा था। करोड़ों रुपए का चूना जो फर्जी दस्तावेजों से जो एसेट्स को दिखा करके लिया गया था, उसी के दस्तावेजों को बरामद करने के लिए छापेमारी की जा रही है। अभी दिल्ली और नोएडा में मालिकानों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं, कुछ लोन से संबंधित जो मॉर्गेज की गई प्रॉपर्टीज हैं, जो दूसरे बैंक में भी लोन रखी गई थी, उनसे भी जुड़े हुए दस्तावेज मिले हैं। सीबीआई अभी भी वहां पर छापेमारी कर रही है। नोएडा और दिल्ली के ठिकानों पर ये छापेमारी हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल। दिल्ली, नोएडा समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। 787 करोड़ से ज्यादा का चूना लगाने का आरोप इस कंपनी पर है और उसके जो दोनों मालिक हैं दीपक और रतुल, उनसे संबंधित ठिकानों पर भी सीबीआई की रेड पड़ रही है। शुक्रिया संतोष अहम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत 1 करोड़ से ज्यादा स्थानीय और प्रवासियों को रोजगार दिए जाएंगे। सीएम योगी की इस महत्वाकांक्षी योजना को उनका ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इसके तहत मुख्यमंत्री ने प्रवासी कामगारों और राज्य के 1 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का खाका तैयार किया है। रोजगार अभियान के वर्चुअल लॉन्चिंग के मौके पर राज्य सरकार के संबंधित विभागों के मंत्री भी वहां मौजूद रहे। बड़ी बातें आप जान लीजिए। 10,500 लोग हस्तशिल्प के काम में अव्वल हैं। सबकी स्किल मैपिंग हुई है। मनरेगा में 62 लाख श्रमिक अभी काम कर रहे हैं। ये जानकारी खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी और ये वो लॉन्चिंग का वक्त जब प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से
रिमोट के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया, बटन दबाकर इस अभियान को लॉन्च किया पीएम मोदी ने। 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिए जाने का लक्ष्य है। जो कामगार हैं 1 करोड़ से ज्यादा, आने वाले समय में इस योजना के तहत उनको काम दिलाने का लक्ष्य यूपी सरकार ने रखा है। इस अभियान की शुरुआत आज से उत्तर प्रदेश में हो गई है, जिसमें एमएसएमई सेक्टर से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर और मनरेगा, इसके तहत लोगों को काम दिया जाएगा। केंद्र सरकार की योजना को योगी जी की सरकार ने क्वालिटेटिव गुणात्मक और क्वांटिटेटिव संख्यात्मक दोनों ही तरीके से विस्तार दे दिया है। यूपी सरकार ने न सिर्फ इसमें अनेक नई योजनाएं जोड़ी हैं, लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई है, बल्कि इसे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के साथ भी पूरी तरह जोड़ दिया है, क्लब कर दिया है। और आपने सुना होगा, मैं हमेशा कहता हूं डबल इंजन। मैं जिस डबल इंजन की बात हमेशा करता हूं, ये प्रयास आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान इसका बहुत उत्तम उदाहरण है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने डबल इंजन की सरकार का जिक्र किया, मतलब केंद्र और राज्य दोनों में एक ही पार्टी की सरकार है और दोनों के सहयोग से किस तरह एक प्रदेश को आगे ले जाया जाता है, उसकी जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जन कल्याण से जुड़ी हुई, उनको एक नए आयाम पर पहुंचाया जाता है। तो उस तरह के डबल इंजन सरकार की जरूरत देश में है और उसके लिए पीएम ने उत्तर प्रदेश को एक उत्तम उदाहरण बताया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रयास और उपलब्धियां असली विराट हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक राज्य भर नहीं है, बल्कि यूपी दुनिया के कई देशों से बड़ा राज्य है। कोरोना काल में जो मेहनत यूपी की सरकार ने की है, हम ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से अब तक कम से कम 85,000 लोगों का जीवन बचाने में वो कामयाब हुई है। उन्होंने कहा कि आज जब दुनिया में कोरोना का इतना बड़ा संकट है, तब उत्तर प्रदेश ने जो साहस दिखाया, जो सूझबूझ दिखाई, जो सफलता पाई, जिस तरह कोरोना से मोर्चा लिया और स्थितियों को संभाला, वो अभूतपूर्व है और प्रशंसनीय है। यूरोप के 4 बड़े देशों को देखें। मैं यूरोप के 4 देशों का उल्लेख करता हूं। इंग्लैंड, जो 250 साल हमारे पर राज करके गया, फ्रांस, इटली, स्पेन। आज अगर इन चारों देशों की कुल जनसंख्या को अगर हम जोड़ दें, इन 4 देशों की कुल संख्या को जोड़ दें, तो वो भी जैसे उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ हैं, इन 4 देशों की जनसंख्या भी 24 करोड़ होती है। हमारे तो अकेले यूपी की ही जनसंख्या 24 करोड़ है। यानी कि जितने लोग इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और स्पेन, इन 4 देशों में रहते हैं, उतने ही लोग हमारे उत्तर प्रदेश में रहते हैं। इन 4 देशों में मिलाकर के 1,30,000 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,30,000। जबकि उतनी ही जनसंख्या वाला हमारा उत्तर प्रदेश 600 लोगों की जान गई है। और ये देश विकसित है, उनके पास संसाधन भी है, और कोई वहां की सरकारों को चिंता नहीं होगी ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपने नागरिकों को बचाने में उन्हें वो सफलता नहीं मिली जो सफलता आपको उत्तर प्रदेश को हासिल की है। अगर योगी जी ने और उत्तर प्रदेश के उनके सभी साथियों ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने
सही से तैयारी नहीं की होती, अगर यूपी में भी अमेरिका की तरह ही तबाही मची होती, तो आज उत्तर प्रदेश में 600 नहीं 85,000 लोगों की जान जा सकती थी। अगर हम किसी और देश से तुलना करें तो उस हिसाब से देखें तो 85,000 लोग जान जाती। लेकिन जो मेहनत यूपी की सरकार ने की है, हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से अब तक कम से कम 85,000 लोगों का जीवन बचाने में वो कामयाब हुई है। आज जब दुनिया में कोरोना का इतना बड़ा संकट है, तब उत्तर प्रदेश ने जो साहस दिखाया, जो सूझबूझ दिखाई, जो सफलता पाई, जिस तरह कोरोना से मोर्चा लिया, जिस तरह स्थितियों को संभाला, मैं सच कहता हूं अभूतपूर्व है, प्रशंसनीय है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ नागरिकों की सराहना करता हूं। इन उत्तर प्रदेश के सभी मेरे भाइयों बहनों को मैं आज विशेष रूप से नमन करता हूं। आपने जो काम किया है वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। उत्तर प्रदेश के आंकड़ों में दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को चकित कर देने की अद्भुत क्षमता है। आप कल्पना से कर सकते हैं, उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ हो, पिताजी के अंत्येष्टि में जाने के बजाय ये उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए जिंदगी खपाने वाले योगी जी इस कोरोना से बचाने के लिए आपके साथ जुटे रहे। मैं योगी जी को अभिनंदन करता हूं, उनका नमन करता हूं। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए इतनी संवेदनशीलता, केंद्र सरकार की योजना को योगी जी की सरकार ने क्वालिटेटिव गुणात्मक और क्वांटिटेटिव संख्यात्मक दोनों ही तरीके से विस्तार दे दिया है। यूपी सरकार ने न सिर्फ इसमें अनेक नई योजनाएं जोड़ी हैं, लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई है, बल्कि इसे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के साथ भी पूरी तरह जोड़ दिया है, क्लब कर दिया है। और आपने सुना होगा, मैं हमेशा कहता हूं डबल इंजन। मैं जिस डबल इंजन की बात हमेशा करता हूं, ये प्रयास आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान इसका बहुत उत्तम उदाहरण है। योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह आपदा को अवसर में बदला गया है, जिस तरह योगी जी और उनकी पूरी टीम जी जान से जुटे हैं, देश के अन्य राज्यों को भी इस योजना से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हर कोई इससे प्रेरणा पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि अन्य राज्य भी अपने यहां ऐसी योजनाएं लेकर आएंगे। यहां रुक रहे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। ये वाली स्क्रीन ऑन